Hey guys, good morning to all of you. क्या हाल चाल कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया. Too good. Guys, this is Rahul Malkan once again and you are doing revision for Advanced Accounting CA Inter along with me. I hope आप सब लोग ने मेरे पहले लेक्चर्स देखे हो गाइज और बस और क्या हम कंटिन्यू करते हैं बिकॉज आर क्लासेस आर ऑल अबाउट नॉलेज एंड हम थोड़ी बकवास कम करते हैं. क्या कहते हो गाइज? तो चालू हो जाए. चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन. गाइज, आज का स्टैंडर्ड होगा हमारा बहुत ही important standard that is known as AS10 property plant and equipment. Guys, थोड़ा टाइम लग जाएगा इस स्टैंडर्ड को करने में, so please be patient. हाँ, but lot and lot of practical questions मैंने डाल के रखे हैं, so I hope you guys are ready. Guys, notepad, कैल्सी, पेन, सब कुछ रेडी आपका मेरे साथ? Too good. धन्यवाद. So let's start. AS10 property plant and equipment. सर क्या पढ़ेंगे इस स्टैंडर्ड में? गाइस, पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस के बाद हम पढ़ेंगे रिकग्निशन. व्हेन टू रिकग्नाइज मींस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड कब करेंगे. मेजरमेंट में दो मेजरमेंट्स पढ़ेंगे हम. फर्स्ट वन होगा इनिशियल मेजरमेंट, सेकंड वन होगा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट. बिकॉज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट स्टेज विद अस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो इनिशियल मेजरमेंट की वो आ रहा है तो कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, और सब्सिक्वेंट वो हमारे पास रहेगा तो कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे. गाइस, डेप्रिशिएशन सब्जेक्ट असेट है, डेप्रिशिएट होगा. एंड लास्ट वन इज डी रिकग्निशन. परफेक्ट है गाइज. ये स्टैंडर्ड मेरा पर्सनल फेवरेट है बिकॉज ये बेसिकली रिलेट्स टू आर लाइफ. एक ह्यूमन लाइफ भी ऐसे ही पास होती है. तो रिकग्निशन दुनिया में आगे, मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट्स. गाइज, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे तो डेप्रिशिएशन आता जाएगा. एंड फाइनली डी रिकग्निशन. जाने वाले को कौन रोक सकता है, तो जाना तो है ही. तो बहुत ही बढ़िया स्टैंडर्ड है. सो लेट्स स्टार्ट. चलिए, फर्स्ट वन, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे सर? सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन. And definition is the first definition that we'll study is for property, plant and equipment. बढ़िया. So guys, property, plant and equipment. What do you mean by the word property and the plant and the equipment? So, बचपन से 11th 12th से पढ़ते आ रहे होंगे कि land and building asset, fixed asset, plant and machinery, fixed asset, data, current asset. So, you have been bifurcating it like that. बट आज ना अपना थोड़ा मेंटालिटी चेंज करके द वे वी स्टडी चेंज करता है बिकॉज हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड में डेफिनेशन दिया हुआ है. तो आई वुड लव कि वी गो बाय द डेफिनेशंस ऑफ इट. सो नेक्स्ट टाइम से अपने को कोई पूछे कि भाई क्या आपको क्या लगता है, ये रिमोट असेट है, फिक्स्ड असेट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो अपना दिमाग डायरेक्टली हाँ या ना अपने विचारों से नहीं बल्कि एक डेफिनेशन से होना चाहिए. So definition of property, plant and equipment right in front of you. What are property, plant and equipment? They are tangible assets and are held for use in production or for supply of goods and services or for rental or for administration purpose and are expected to be used for more than 1 year or more than one period. So guys, we have property, we have plant, we have equipment. So the definition of property, plant and equipment tells me that there are three conditions to be satisfied. 1, 2 and 3. 1 and 2 and 3. 1, guys, they should be tangible. So कोई भी चीज़ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तभी बन सकती है अगर वो tangible हो. Second, guys, they are expected to be used in production or for supply of goods and services or for rental or for administration purpose. ये चारों में से कोई भी एक चीज़ के लिए वो यूज़ होना चाहिए. So property, plants and equipment are tangible assets held for production or supply of goods and services or for rental or for administration purpose and are expected to be used for more than one period. So आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि ये एक साल से हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. So इसे कहते हैं हम प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट. आई होप यू गाइज आर कैचिंग दिस अप वेरी वेल. टू गुड. एक बार फिर से मेरे साथ. So for example, now if I tell you, guys, I have a watch. Can this be defined as property, plant and equipment? Are they tangible? Yes. Are they held for production or supply of goods and services or for rental or for administration purpose? Of course, ये मेरी पर्सनल असेट है. बट अगर मैं कहता हूँ कि ये मुझे ऑफिस वालों ने दी है एंड इट इज़ यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, मैं इस पर कॉल्स ले सकता हूँ, तो आई विल से इट इज़ आइदर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज. Is it expected to be used for more than 1 year? Yes, it is expected to be used for more than 1 year and hence it can be defined as property, plant and equipment. अब मैं यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ, मेरे बाजू में यहाँ पे एक AC लगा हुआ है. Can it be defined as property, plant and equipment? Yes, they are tangible.
yes, they are used for supply of services because here हम class conduct कर रहे हैं और आपको services दे रहे हैं. Is it expected to be used for more than 1 year? Yes, it is expected to be used for more than 1 year, and hence it meets the definition of property, plant and equipment. So फिर से एक बार, what are property, plant and equipment? Are tangible assets, are held for production or supply of goods and services or for rental or for administration purpose and are expected to be used for more than one period. So property में क्या आ जाता है? Land, building, held for operations. Plants में manufacturing plants, equipments आ जाते हैं. Equipments में office equipments, vehicle, other tangible assets भी आ जाते हैं. Guys, second definition is biological assets. All living plants and animals are referred to as biological assets. All living plants and animals are biological assets. Bearer plant. Bearer plant is a living plant. बायोलॉजिकल एसेट की डेफिनेशन हम क्यों लर्न कर रहे हैं? बिकॉज बायोलॉजिकल एसेट से मुझे एक बेरर प्लांट निकालना है. Bearer plant is a biological asset, is a living plant. All living plants and animals are biological assets. Bearer plant is a living plant that is used for production or supply of agricultural produce and is expected to bear produce for more than one period and has a remote likelihood of being sold as agricultural produce except for incidental scrap sale. So bearer plant क्या है? एक वो प्लांट विच इज यूज्ड इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. ये हमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस देगा. सर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? वो चीज़ जो हमें फ्रूट्स एंड फ्लावर्स दे. तो वो प्लांट जो हमें फ्रूट्स और फ्लावर्स देगा is expected to bear produce for more than one period. This plant will give you fruits and flowers for more than one period. ऐसा नहीं कि एक बार फ्रूट दे के प्लांट खत्म हो जाएगा. भाई ये वो प्लांट है जो हमें फ्रूट्स देते रहेगा 1 साल से ज़्यादा. एंड हैज़ अ रिमोट लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. गाइस ये प्लांट को काट के बेचना हमारा इंटेंशन नहीं है. सो प्लांट इज नॉट एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. प्लांट से जो फ्रूट एंड फ्लावर आता है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है. वो 1 साल से ज़्यादा आएगा और प्लांट बेच के ने का प्लान नहीं है एक्सेप्ट फॉर इंसिडेंटल स्क्रैप सेल. अगर वो प्लांट पुराना हो चुका है, फ्रूट्स नहीं दे रहा है, इट्स ओल्ड, इट्स गोइंग टू डाई, तो फिर हम अगर उसे काट के बेच रहे एज एन स्क्रैप, देन इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो. So that is a bearer plant. Example of bearer plant are tea bushes, grapevines, oil palms, rubber trees. They are all bearer plants because they give you produce for more than 1 year. Mango tree, apple tree, they all are bearer plants. But सारे plantations like Wees plantation, Jowar plantation, ये हम bearer plants नहीं बोलेंगे. अभी exactly clear? अच्छा सर आप हमें bearer plant की definition पढ़ा क्यों रहे हो PP में? Because now just understand bearer plant. Does bearer plant meet the definition of PP? Are they tangible? Yes. Are they used for production? Yes. Are they expected to be used for more than one period? Yes. So guys, bearer plant is covered under AS10. In short, कोई मैंगो फार्मिंग में है तो गाइस उनके बैलेंस शीट में मैंगो ट्रीज एक पीपी है. Are we exactly clear with this one? Any doubts in that? Too good. So guys, 3 definitions. First one is tangible, PP. PP are tangible assets which are held for production or supply of goods and services or for rental or for administration purpose and are expected to be used for more than one period. Guys, second is living bearer plants, not bearer plants nahi. I would say biological assets. All living plants and animals are known as biological assets, but उसके अंदर से एक plant निकालना है, bearer plant. Bearer plants are living plants that are used for supply or production of agricultural produce, are expected to bear the produce for more than 1 year, and there's an incidental or there's a remote likelihood of it being sold as your agricultural produce except for incidental scrap sale. Are we clear with that one? सारे biological assets पे AS10 अप्लाई नहीं होता है, बट bearer plants पे AS10 अप्लाई होता है. क्लियर? टू गुड. चकास. चलिए आगे बढ़ते हैं and we go to the second part of the chapter and that is known as recognition. When would we recognize PP in the books? अगर आप मेरे लेक्चर्स कभी भी पहले भी अटेंड किए हो तो मैं एक सिंपल वर्ड्स में कहता हूँ इसे क्लास में भी. गाइस, फेब एंड कॉस्ट. फेब एंड कॉस्ट. अ cost of item of property, plant and equipment shall be recognized as an asset if and only if first one, it provides future economic benefit and reliable measurement, that is cost can be measured reliably. So हम कहते हैं ये 2 कंडीशन है हमारे पास. कौन से 2 कंडीशन है? फेब, दैट इज कि वो असेट हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा. इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू द एंटिटी. तो हर एक चीज़ का एक बेनिफिट होता है, वो बेनिफिट एंटिटी को मिलना चाहिए. एंड सेकेंड, वी आर इन अ पोजिशन टू मेजर द कॉस्ट रिलायबली.
So recognition criteria. When can I recognize PP? Sir, if it meets two conditions and है और नहीं है. First condition is Feb and second condition is cost. If it meets Feb, if it meets cost, yes we should. Otherwise we should not. चकास कहानी है. Too good. चलो. Now some points that we need to remember. Guys, first point. Spare parts, standby equipment, servicing equipments. Do you remember? AS2, inventory. Inventories are what? Inventories are assets held for sale in ordinary course of business, that is finished goods in process of production for sale, that is work in progress. And third one are held as supplies to be consumed in production process or for rendering of services, including consumables. अभी exactly clear? Excluding क्या था? Machinery spares, standby equipments and servicing equipments, if they meet the definition of PP. So guys, अगर हमारे पास कोई मशीनरी का स्पेयर पार्ट है, कोई स्टैंड बाय इक्विपमेंट है और या तो कोई सर्विसिंग इक्विपमेंट है, अगर वो PP का डेफिनेशन मीट करते हैं तो इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर AS2, इट विल बी कवर्ड अंडर AS10. So spare parts, standby equipments and servicing equipment, if it meets the definition of AS10, then PP. If not, then AS2. चकास है. कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग. गाइस, अगर असेट लेके हम उसे सर्विसिंग पे डाल रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ दिस सर्विसिंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन PP. इट शुड बी चार्ज टू PNL. An enterprise does not recognize in its carrying amount an item of PP the cost of day-to-day servicing of the item. Rather, this costs are recognized in statement of profit and loss as incurred. Third one, replacement parts. Guys, अगर मशीनरी का कोई मेजर पार्ट रिप्लेस हो रहा है which is very critical to the machinery, तो गाइस हम क्या करेंगे? जो कंपोनेंट रिप्लेस हो रहा है उसे डी रिकग्नाइज करेंगे, जो नया कंपोनेंट आ रहा है उसे रिकग्नाइज करेंगे. An enterprise will recognize in the carrying amount an item of PP the cost of replacing part of such an item when that cost is incurred if recognition criteria are met. Note, the carrying amount of that part is replaced is derecognized in accordance with derecognition provision of the standard. So जो part replace हो रहा है वो carrying amount पे derecognize करेंगे. Identify PP component. Determine if spare parts meets the definition of PP. Replacement component. Recognize the cost of the replacement item and derecognize, remove the old item of the replaced part. Are we clear with that one? Concept समझा? So guys, replacement की कहानी बहुत अच्छी है. इनफैक्ट मैंने एक क्वेश्चन भी डाल के रखा है. So replacement क्या है? अब ये मशीनरी है, मशीनरी का ये कंपोनेंट थोड़ा बिगड़ चुका है तो इसे रिप्लेस कर रहे हैं. तो जो पार्ट जा रहा है गाइस इसे कैरिंग अमाउंट पे निकाल दीजिए और उसकी जगह पे जो पार्ट आ रहा है गाइस उसे कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज कर दीजिए. दिस इज रिप्लेसमेंट कंपोनेंट का पार्ट. क्लियर? टू गुड. चलिए, अब मुझे दिख रहा है एक क्वेश्चन. सो क्वेश्चन, आर यू रेडी? एंड दैट्स व्हाट आई सेड ना कि ये सेशंस मैंने इतने अच्छे नटशेल में बना के रखा है कि अपार्ट फ्रॉम टीचिंग यू द प्रोविजन ऑफ द स्टैंडर्ड आई विल ऑल्सो टीच यू लॉट एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस. My guarantee to you still stands. You just watch this lectures, you're done, you're getting minimum exemption. First one, RM has acquired a heavy plant at a cost of 2 crore. So guys, हमने एक plant acquire किया और वो plant हमने acquire किया 2 crore पे. चकास है? The estimated useful life of the plant is 10 years at the end of the second year. At the end of the second year, guys, इसका life 10 years था. अब एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर की आप बात कर रहे हो. वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट बॉयलर हैज बिकम एब्सोल्यूट. सो गाइज एक बॉयलर था वो एब्सोल्यूट हो गया विच वॉज एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 50 लाख. गाइज वो जो एक्विजिशन था ना ये 2 करोड़ का, इसके अंदर बॉयलर का कॉस्ट 50 लाख था. एंड इट रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट एज फर्दर मेंटेनेंस इज अनइकोनॉमिकल. द रिमाइंडर ऑफ प्लांट इज परफेक्ट एंड इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर द नेक्स्ट 8 years. सो बाकी का प्लांट एकदम बरोबर था. The cost of the new boiler is 60 lakhs. So guys, पुराना बॉयलर निकालना है, नया बॉयलर डालना है, पर 2 साल हो चुके हैं. गाइज अगर 2 करोड़ कॉस्ट ऑफ द एसेट और 10 साल उसकी लाइफ है तो हम लोग डेप्रीशिएशन बोलते हैं कि 2 करोड़ डिवाइडेड बाई 10. तो गाइज 1 and 2 कैन आई से 20 लाख का डेप्रीशिएशन 1 साल का लगेगा. तो गाइज एक डेप्री लग गया ईयर 1 का 20 लाख. तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्लांट हो गया 1 करोड़ 80 लाख. गाइस फिर से हमारा डेप्रीशिएशन लग गया सेकेंड ईयर का 20 लाख. तो हमारे प्लांट का कॉस्ट हो गया 1 करोड़ 60 लाख. चकास है? टू गुड.
गाइस अब इसमें से हम एक बॉयलर निकाल रहे थे, तो भाई एक बॉयलर निकल जाएगा और हम एक नया बॉयलर डाल रहे थे, हमारा एक नया बॉयलर आ जाएगा। गाइस जो नया बॉयलर आ रहा है वो 60 लाख का है। तो सर एक नया बॉयलर 60 लाख का आ रहा है। गाइस जो पुराना बॉयलर निकल रहा है उसका 50 लाख कॉस्ट था, तो 50 लाख मत निकाल देना वहां से, विच वॉज एक्वायर्ड एट द प्राइस ऑफ 50 लाख। 50 लाख हमने जब एक्वायर किया तभी का कॉस्ट था, 2 साल आप यूज कर चुके हो। तो गाइस आज जो बॉयलर रिप्लेस कर रहे हो उसका कैरिंग अमाउंट कितना होगा पता है आपको? 50 लाख का बॉयलर था, हम 10 साल से डेप्रीशिएट कर रहे थे, तो यहाँ पे 1 साल का डेप्री 5 लाख, तो ये हो गया हमारा 45 लाख। और यहाँ पे फिर से डेप्री 1 साल का और, तो गाइस हमारा बॉयलर हो गया आज 40 लाख का। तो आप जो बॉयलर निकालोगे वो 40 लाख पे निकाल दो, और जो बॉयलर आप ऐड करोगे वो 60 लाख पे ऐड कर दो। सो नाउ आई हैव 1 crore 60 lakh minus 40 is 120 plus 60. Guys, I am getting the plant ka cost at 1 crore 80 lakhs. And the life of the plant now stands at 8 years. Tell me, guys, calculate the cost of new boiler to be recognized. Yes. Can the cost of new boiler be recognized? Answer is yes. And if so, what will be the carrying value of the plant at the end of the second year? The carrying value of the plant at the end of the second year is 1 crore 80 lakhs. कैसे किया? तो भाई पहले 2 करोड़ पे 2 साल का डेप्री मारा तो 160 आया, उसमें से बॉयलर निकाला, बॉयलर खरीदा था 50 लाख का, पर उस पर भी 2 साल का डेप्री, तो 10 लाख डेप्री निकल गया। तो बॉयलर की कैरिंग अमाउंट आज 40 थी, 1 करोड़ 60 में से 40 निकाल दिया और उस पर नया बॉयलर हम लोग ने ऐड कर दिया, तो नया बॉयलर का कॉस्ट था कितना? 60 लाख। सो 160 minus 40 120 plus 60 180. Tell me you guys are understanding this beautifully. चकास है, टू गुड। चलिए कैलकुलेशंस आगे बढ़ाते जाते हैं। सो गाइस रिकग्निशन समझ रहा है, और रिकग्निशन के बाद हम छोटे छोटे पार्ट्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो पहला पार्ट अंडरस्टैंड किया हमने, क्या था कि सर स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, सर्विस इक्विपमेंट का क्या करे, इसे डेफिनेशन में डालो। अगर डेफिनेशन मीट करता है तो पीपी, डेफिनेशन मीट नहीं करता है तो AS2। कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग का क्या करे, कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग को डाल दो भाई सीधा P&L अकाउंट में, परफेक्ट है। नेक्स्ट वन, सर रिप्लेसमेंट पार्ट का क्या करें? अगर वो रिप्लेसमेंट पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इट शुड बी डी रिकग्नाइज एट कैरिंग अमाउंट, और नया पार्ट जो आ रहा है इट शुड बी रिकग्नाइज एट कॉस्ट। टू गुड। सर मेजर रेगुलर इंस्पेक्शन है उसका क्या करें? गाइस इंस्पेक्शंस, अब थोड़ी थोड़ी बिजनेसेस ऐसे होते हैं विच रिक्वायर्स मेजर इंस्पेक्शंस। अगर हम ये इंस्पेक्शंस नहीं करें ना तो हमें बिजनेस चलाने की परमिशन ही नहीं मिले। Something like, what would I tell you? Aircraft industry, shipping industry. So aircraft industry requires inspection after every 4 years, 5 years. Major inspection, पूरे का पूरा aircraft kind of check, recheck होगा, और फिर उसका अगर कोई problem है तो we need to rectify it. Before that we cannot. So guys inspection cost का क्या करें? So यहाँ पे ना 2 स्टैंडर्ड आते हैं, एक स्टैंडर्ड में बाद में आपको सिखाने वाला हूँ, दैट इज नोन एज AS29। सो AS29 के हिसाब से सर हमें अगर आज ही पता है कि हमें 5 साल के बाद ये इंस्पेक्शन करानी है, तो कैन वी क्रिएट अ प्रोविजन फ्रॉम टुडे? आंसर इज AS29 से इसका प्रोविजन क्रिएट नहीं हो सकता है। सर क्यों नहीं हो सकता? इसका बढ़िया सा आंसर तो मैं आपको AS29 में दूंगा, बट आज फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए कि आपको वो प्रोविजन क्रिएट करना अलाउ नहीं कर रहा। तो आप प्रोविजन नहीं कर सकते हो, पर आप जिस दिन इंस्पेक्शन करते हो उस दिन असेट बना सकते हो और उसके बाद उसको डेप्रीशिएट पक्का कर सकते हो। टेल मी, आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? परफेक्ट, टू गुड। चलो इस पे भी मेरे पास एक क्वेश्चन होगा, सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन, RM acquired an aircraft of 1.5 crore on 1/4/2018. It had a life of 15 years. RM is required to get the aircraft inspected every 3 years to check its travelworthiness. On 1/4/18, it carried out an inspection at a cost of 60 lakh. On 1/4/2021, it carried out or it incurred 75 lakh as cost of new inspection. Show the treatment. So guys, I'll start it from 1/4/2018. 1/2018 पे हमने एक एयरक्राफ्ट एक्वायर किया, तो एयरक्राफ्ट पीपी है, हाँ। सो 1.5 करोड़। गाइज आज ही हमने एक इंस्पेक्शन भी किया,
Can we create an inspection asset? Yes, sir, you can create an inspection asset. And inspection was done at a cost of 60 lakhs. तो 60 lakhs 1.5 करोड़ बोला है, तो मैं इसका डाल देता हूँ 150 lakhs. गाइस डेप्रीशिएशन के पहले हमें लाइफ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, फिर हम डेप्रीशिएट कर पाएंगे. तो एयरक्राफ्ट की लाइफ थी 15 साल और इंस्पेक्शन करना था हमें हर 3 साल के बाद. तो ओके 15 साल 3 साल. तो how much is the depreciation that we will have? 150 minus 15, 10 lakh per year, 20 lakh per year. और गाइस हम 3 साल की बात करेंगे, तो 3 साल का डेप्री कितना हो जाएगा? 30 lakhs हो जाएगा. 3 साल का डेप्री कितना हो जाएगा? 60 lakhs हो जाएगा. आई होप यू गाइज आर कैचिंग दिस एकदम आराम से. टू गुड. सो गाइज नाउ व्हाट विल बी योर कैरिंग अमाउंट? एयरक्राफ्ट बचेगा हमारे लिए 120 lakhs का, और ये हो जाएगा हमारा अमाउंट नील. पक्का? कोई डाउट नहीं. 120 लाख का एयरक्राफ्ट था, फिर से हमने 75 लाख का इंस्पेक्शन कॉस्ट कराया. गाइज इसकी लाइफ अभी भी 12 साल बची है और इसकी लाइफ फिर से 3 साल हो जाएगी. तो यहाँ पे डेप्री कितना मारेंगे सर? यहाँ पे डेप्री फिर से 10 लाख पर ईयर, 25 लाख पर ईयर. अभी एग्जैक्टली क्लियर? तो 3 साल का डेप्री कितना आएगा? यहाँ पे 30 लाख आ जाएगा और यहाँ पे 75 लाख आ जाएगा. सो गाइस कैरिंग अमाउंट कितना होगा आफ्टर 3 इयर्स? कैरिंग अमाउंट होगा हमारा 90 लाख और कैरिंग अमाउंट हमारा वापस नील हो जाएगा. और ये कहानी चलती रहेगी, हर 3 साल के बाद इंस्पेक्शन कराना है. सो डिड यू अंडरस्टैंड द इंस्पेक्शन कॉस्ट का प्रोविजन? यस सर. इंस्पेक्शन कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज एंड डेप्रिशिएटेड ओवर द लाइफ, बट we cannot create any provision for the inspection cost as per AS 29. चकास है? Too good. चलिए next continuation. Measurement. So guys, I'm done with my second principle, and that is known as recognition. I hope you all have caught on the recognition. When can we recognize a PP? We can recognize PP if it satisfies 2 conditions. What are the 2 conditions that we need to satisfy? First one, condition number 1 that it should satisfy is Feb. And condition number 2, it should satisfy this cost. So it should meet FEB का criteria and cost का criteria. FEB का मतलब है the future economic benefit associated with an asset will flow to the entity, and second, the costs are measured reliably. Classic. Too good. चकास. Guys, next measurement. Now measurement आपको 2 जगह पे नड़ेगा या 2 जगह पे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. पहला, इनिशियल मेजरमेंट, मतलब जिस दिन हम असेट खरीदेंगे उस दिन किस पे मेजर करेंगे? सर उस दिन हम उसे कॉस्ट पे मेजर करेंगे. किस पे मेजर करेंगे? कॉस्ट पे. सो वी आर गोइंग टू मेजर द असेट एट कॉस्ट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट. सो गाइस मेजरमेंट रिकॉग्निशन पे कॉस्ट मॉडल. आफ्टर रिकॉग्निशन हम बाद में बात करेंगे. Initial measurement. An item of property, plant and equipment that qualifies for recognition as should be initially measured at cost. Tell me, did you understand this? Too good. Guys, cost में include क्या होगा? Cost में 3 main चीजें include होगी. So cost is made up of what? Cost is made up of 1 and 2 and 3. First one is known as cost of purchase. Second one is known as other direct cost. And third one is known as, guys, dismantling and site restoration cost. बहुत अच्छा प्रोविजन है ये थर्ड वन, साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट. फर्स्ट वन, जो असेट जिस प्राइस पे खरीदा है वो तो ऐड हो ही जाएगा, मतलब कॉस्ट ऑफ परचेज. गाइस कॉस्ट ऑफ परचेज में अगर कोई रिबेट या डिस्काउंट्स मिल रहे तो उसे माइनस कर देना. अगर कोई टैक्सेस है तो उसे ऐड कर देना, बट अगर टैक्सेस रिफंडेबल है तो उसे ऐड नहीं करना. गाइस अदर डायरेक्ट कॉस्ट, all the expenses which are required to put an asset to use, guys, are direct cost and they should be added to the cost of asset. Third, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो हमें ऐड करने के लिए बोला गया है गाइस, वो है कि अगर फ्यूचर में इस असेट को डिसमेंटल कराना होगा या असेट जो साइट पे रखी गई है वो साइट को रिस्टोर करना होगा, then guys site restoration cost and asset का dismantling cost should also be added to the cost of asset. Got that? Too good. Awesome.
So guys, what are the three things that will be added to the cost of asset? First one, cost of purchase, other direct costs, and site restoration and dismantling cost. I hope you guys are catching this up very well. Too good. Love you. Awesome. Guys, this is 1 and 2 and 3. What is not included? Lot of things are not included. Lot of things. The list is not exhaustive. मतलब यहाँ पे AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन की तरह पे एक्सक्लूजन्स ये नहीं है भाई कि 1 2 3 4. अगर आपको AS2 याद हो तो वहाँ पे हम कहते थे कि क्या नहीं आना चाहिए. स्टोरेज कॉस्ट नहीं आना चाहिए था, एबनॉर्मल वेस्टेज नहीं आना चाहिए था, एडमिन नहीं आना चाहिए था, सेलिंग नहीं आना चाहिए था. बट यहाँ का लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है. सो गाइस, कोई भी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं आ सकता. इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस नहीं. प्लांट को एक जगह से डिसमेंटल करा के दूसरी जगह पे लगाने का कॉस्ट नहीं. 101% कोई स्टाफ ट्रेनिंग नहीं. 101% कोई एडवर्टाइजिंग नहीं. So this all cost cannot be capitalized. This cannot be added to the asset. Inauguration expenses नहीं, advertising नहीं, staff training नहीं. Perfect है. Relocation expenses नहीं, abnormal losses नहीं, कोई भी नहीं. ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए. I hope you guys are catching this up very very well. Too good. चलो. Wow. We have a question here also. Sir, हर एक जगह पे question डाल के रखा है. Yes. फिर से एक बार, measurement, initial measurement, an item of PP should be initially measured at cost. Cost should include cost of purchase, cost, other direct costs, and dismantling and site restoration cost. It should exclude. What should it exclude? It should exclude inauguration expenses, staff training, advertisement expenses, lot of things. Question. Ranish का question बनाया भाई हमने. Question number 3. What is Ranish doing? Ranish is installing a new plant at its production facility. It has incurred the following costs. Cost of plant 25 lakhs, 101%. Initial delivery and handling cost 2 lakhs. Cost of site preparation 6 lakh. Consultant used for advice on the acquisition of plant 7 lakh. Interest charges paid to supplier of a plant on the deferred credit 2 lakh. Estimated dismantling cost to be incurred after 7 years is 3 lakh. Operating losses before commercial production is 4 lakh. Advise A Limited. Advise A Limited नहीं आना चाहिए था, Ranish Limited आना चाहिए था. On the cost that can be capitalized in accordance with AS10. Please read कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को एक बार. Done है. First one. 25 lakhs आ जाना चाहिए. Yes. So guys, purchase price 25 lakhs तो पक्का आ जाना चाहिए. Do you agree with this one? है ना? Guys, next one. Initial handling cost 2 lakhs. 100% initial handling cost 2 lakhs आ जाएगा. Next one, initial site preparation 6 lakh आ जाएगा. Site preparation 6 lakh पक्का आ जाएगा. Consultant use for the, yes, consultant use नहीं करेंगे तो plant चालू कहाँ से होगा, तो ये 7 lakhs भी आ जाएगा. Guys, interest on deferred credit नहीं. Deferred credit आगे provision हम वापस पढ़ेंगे भी, उसका cost में है कि गाइज अगर हम पेमेंट डिले कर रहे हैं और उसके वजह से इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है तो ये प्लांट के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा. इनफैक्ट ये पीएनएल अकाउंट में एज अ फाइनेंस कॉस्ट जाएगा. दैट इज इंटरेस्ट, बट इट शुड बी चार्ज टू पीएनएल, नॉट एडेड टू द कॉस्ट. तो ये 2 lakhs नहीं आएगा. सो गाइज 2 lakh इंटरेस्ट है, ये पीएनएल में चार्ज होगा. नेक्स्ट वन, estimated dismantling cost to be incurred after 7 years. yes, dismantling cost तो पक्का आना चाहिए सर. 3 lakh का dismantling cost भी आ जाएगा. and operating losses for the commercial production, no, operating losses नहीं आने चाहिए. operating losses guys PNL में चार्ज होना चाहिए. 25 plus 2 27 plus 6 33 plus 7 40 plus 3 43 lakhs is the cost of the plant that should be capitalized by Ranish. By Ranish bhai, 43 lakhs का plant capitalize कर दो. 25 2 27 6 33 7 40 3 43 1 2 3 done. Awesome. एक और क्वेश्चन है भाई. कितने क्वेश्चन डाल रखे? क्वेश्चन. This is by question number 4 and this question is RM again. RM contracted with the supplier to purchase machinery which is to be installed in its department A in 3 months time. Special foundations were required for the machinery which were to be prepared within this supply lead time. The cost of site preparation and laying foundations were 1,41,870. These activities were supervised by technician during the entire period who is employed for the purpose of 45,000 per month.
The technician service was given by Department B to Department A, which billed the services at 49,500 per month after adding 10% profit margin. The machine was purchased at 1,58,34,000 including of IGST at the rate 12%, for which input credit is available to Shrishti Limited. Rupee 55,770 transport charges were incurred to bring the machinery to its factory site. An architect was appointed at a fee of 30,000 to supervise the machinery installation at a factory site. Ascertain the amount of machinery should be capitalized as per A. S10 considering IGST credit is availed by Shrishti Limited. Internally booked profit should be eliminated for arriving the cost of machinery. थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर के नाम को चेंज करते करते अंदर के नाम को चेंज करना भूल गए. RM लिमिटेड लेना पूरे क्वेश्चन में, सृष्टि नहीं है. जहाँ पे भी सृष्टि लिखा है वहाँ पे आपको उसे RM पढ़ना है. सो दिस इज RM. एक और जगह पे मैंने पढ़ा था, कहीं पे सृष्टि था, बट वो भी RM है. ठीक है, चलो आप पढ़ लो एक बार ये क्वेश्चन को एंड लेट्स स्टार्ट फ्लोइंग ऑन टू द क्वेश्चन देन. डन है, टू गुड. फर्स्ट वन गाइस, 3 महीने में मशीनरी लगना था. साइट प्रिपेयर करने के लिए अपना 141,870 का खर्चा है, तो 101% साइट प्रिपरेशन 141,870 का खर्चा तो ऐड हो ही जाएगा. गाइस उसके बाद हमने एक टेक्नीशियन को रखा था जो 45,000 पर मंथ का सैलरी मांगने वाला था. ये सर्विसेज हमें डिपार्टमेंट बी दे रही थी और डिपार्टमेंट बी हमें ये सर्विसेज 10% प्रॉफिट ऐड करने के बाद दे रहा था. गाइस इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड, तो हम ये 49,500 पर मंथ पे सैलरी नहीं देंगे, हम 45,000 पर मंथ पे ही इसे कैपिटलाइज करेंगे. तो गाइज टेक्नीशियन का जो सैलरी है वो 45,000 पर मंथ है, तो 45,000 इंटू 3 1,35,000 पे हम टेक्नीशियन का सैलरी बुक करेंगे. नेक्स्ट गाइस, फिर हमने मशीन खरीदा था 158,34 पे, पर उस पर 12% का IGST अवेलेबल था. 1,38,34,000 और इसका हमें क्रेडिट नेक्स्ट मिल चुका है, तो इस पे 12% का IGST एडेड था. तो कहना इसे 112 है, हमें इसका कॉस्ट निकालना होगा तो 100 करना होगा. सो 1,58,34,000 1,58,34,000 डिवाइडेड बाय 112 is equal to multiplied by 100 is equal to 1,41,37,500. 1,41,37,500 should be the purchase price that should be included. I hope you guys are very clear ये आंसर मैंने कैसे निकाला. अगर 1,58,34,000 112 है जिसपे 12% IGST इंक्लूडेड है, तो ये 112 हुआ, तो 100 कितना IGST का क्रेडिट मिल रहा है, तो IGST निकाल देना है हमें. डू यू अग्री विद दिस वन? नेक्स्ट वन सर, 55,730 ट्रांसपोर्ट चार्जेस था, ऐड करना है 101% ट्रांसपोर्ट ऐड करना है. ट्रांसपोर्ट ऐड ही नहीं करोगे भाई तो प्लांट इंस्टॉल ही कैसे होगा, है कि नहीं. 55,770 transportation charges were incurred to bring the machinery to the factory site. An architect was appointed with a fee of 30,000 to supervise the machinery installation. हाँ भाई, आर्किटेक्ट का 30,000 का सैलरी भी हम ऐड कर देंगे, और आर्किटेक्ट का सैलरी पर मंथ नहीं बोला है, खाली फी ऑफ 30,000 बोला, तो 30,000 ही कैपिटलाइज करेंगे. डू यू अग्री विद दिस वन? एंड गाइज इन सारी चीज़ों का जो हम टोटल करेंगे तो अपना आंसर आएगा. अभी हम 141,387,500 पे खड़े हैं, 141,870 ऐड कर देता हूँ, प्लस 141,870 प्लस 1,35,000 प्लस 55,770 प्लस 30,000 is equal to 1,45,140 1,45,140 पे मैं इस प्लांट के कॉस्ट को कैपिटलाइज करूंगा. टेल मी चकास, यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी वेल. टू गुड गाइज, दिस इज द क्वेश्चन ऑन कॉस्ट ऑफ द प्लांट. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, यार कितने ही क्वेश्चन डाल रखे. एंटिटी, सो नाउ द क्वेश्चन इज ऑन निश. मैंने पूरी फैमिली डाल दी है भाई अपने अंदर, है ना. आई लव टू पुट ऑल द नेम्स दैट आर कनेक्टेड टू मी. Entity niche, which operates a major chain of supermarket, has acquired new store location. So guys, supermarket, जैसे कोई supermarket बोले तो मेरे दिमाग में डीमार्ट आ जाता है. ऐसे सोचो कि हम एक नया डीमार्ट ओपन कर रहे हैं.
The new location requires significant renovation expenditure. Oh wow. Management expects that the renovation will last for 3 months, during which the supermarket will be closed. Management has prepared the budget for this period, including expenditure relating to construction and remodeling costs, salary to the staff who will be preparing the stores before its opening, and related utility cost. What will be the treatment of this expenditure? भाई निश मैम जो है ना, वो सुपरमार्केट चालू करने में 3 खर्चे कर रही है. पहले खर्चे मुझे दिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग. सो कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग. गाइस सेकंड जो मैडम खर्चे कर रहे हैं वो है सैलरी टू स्टाफ. So second one is salary to staff. And guys जो third है वो है related utility cost. Related utility cost. इन तीनों में से मैं कौन से खर्चों को कैपिटलाइज कर सकता हूँ? Guys, construction and remodeling, yes, I should capitalize this. Salary to staff, no, never. एंड रिलेटेड यूटिलिटी कॉस्ट. रिलेटेड यूटिलिटी कॉस्ट का मतलब है लाइट बिल, फोन बिल, ये भी कभी कैपिटलाइज नहीं हो सकते. तो ये तीनों में से भाई निश मैडम आप सिर्फ एक कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हो, और वो कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग. आर वी क्लियर विद दैट वन? टू गुड. चलिए एक और क्वेश्चन. वाह राहुल, आई एम इन लव विथ यू. कितने क्वेश्चंस कराएगा तू? फर्स्ट वन, एन अम्यूजमेंट पार्क. एन अम्यूजमेंट पार्क हैज अ सॉफ्ट ओपनिंग टू द पब्लिक टू ट्रायल रन इट्स अट्रैक्शन. सो एक अम्यूजमेंट पार्क है, सॉफ्ट ओपनिंग कर रहा है, ट्रायल रन है. टिकट्स आर सोल्ड एट 50% डिस्काउंट ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड ऑपरेटिंग कैपेसिटी इज 80%. गाइज यहाँ पे ये ट्रायल रन में हम टिकट्स को 50% डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, और ये 80% ऑपरेटिंग कैपेसिटी पे काम कर रहा है. The official opening day of the amusement park is 3 months later. Management claims that soft opening is a trial run necessary for the amusement park to be in condition capable of operating intended manner. ऑफिशियल ओपनिंग 3 महीने के बाद है. मैनेजमेंट बोल रहा है ये सॉफ्ट ओपनिंग एक ट्रायल रन है, और ये ट्रायल रन है तो उसको चाहिए कि ये जो ट्रायल रन करने के जो खर्चे होते हैं इसे हम कैपिटलाइज कर दे. अकॉर्डिंगली द नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट इंकर्ड शुड बी कैपिटलाइज. कमेंट, यू रीड इट वंस एंड टेल मी भाई मैनेजमेंट राइट है या मैनेजमेंट रॉन्ग है? क्या बोलते हो आप? गाइस मैनेजमेंट एकदम ही रॉन्ग है. मैनेजमेंट एक्चुअली छुपा रहा है. गाइस ट्रायल रन जो होता है ना, एक तो वो 80% कैपेसिटी पे कभी काम नहीं करता है, 50% डिस्काउंट भी कर रहे हो. गाइस दिस इज नथिंग बट आई वुड रादर से दिस इज लाइक इनॉग्रेशन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस. ट्रायल रन कैन नॉट हैपन एट 80% कैपेसिटी. 80% कैपेसिटी, वो भी अम्यूजमेंट पार्क. आप सोचो राइड्स है 80% फुल है और हम इसे ट्रायल रन बोल रहे हैं. ट्रायल रन इज टू टेस्ट वेदर दे आर ऑपरेटिंग वेल और नॉट. मतलब यहाँ पे हम लोगों को बोलेंगे जाओ भाई बैठो, अगर सब कुछ ठीक हो गया तो जिंदा निकल आओगे, अगर गिर बिर गए तो वापस हम कुछ करेंगे. ऐसा थोड़ी होता है. ये ट्रायल रन नहीं है एंड दिस कॉस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड. गाइस दिस शुड बी डायरेक्टली चार्ज टू पीएनएल अकाउंट. आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? टू गुड. चकास बोलो. गाइस सारे के सारे खर्चे हम पीएनएल अकाउंट में डालेंगे. दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 6. वाओ. चलो अभी भी हम लोग एक प्रोविजन में है जिसका नाम है डिफर्ड क्रेडिट. तो हम डिफर्ड क्रेडिट के प्रोविजन में आ रहे हैं, बट कॉस्ट ही है हाँ अभी भी. सो अगर आपको याद हो तो पीपी एन आइटम ऑफ पीपी शुड बी इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट, वो भूलना नहीं. तो अब डिफर्ड पेमेंट टर्म बियॉन्ड द नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स की बात कर रहे हैं. तो गाइस हम एक असेट खरीद रहे हैं. असेट खरीदने के बाद हम उसका पेमेंट आज नहीं कर रहे, यहां करेंगे डीलेड. तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे हमारे पास असेट 10,000 का आ रहा है, तो अगर आप पेमेंट डिले करोगे तो आपको 12,000 पेमेंट करने को बोला जाएगा. तो ये जो 2,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने को बोला जाएगा वो असेट का कॉस्ट नहीं माना जाएगा. दिस शुड बी चार्ज टू पीएनएल अकाउंट एज अ फाइनेंस कॉस्ट, एज एन इंटरेस्ट कॉस्ट. इनफैक्ट एक क्वेश्चन में हम लोग ने दे भी दिया था या देख भी लिया था कि भाई इंटरेस्ट था, डिफर्ड क्रेडिट पे आप पे करे तो इस इंटरेस्ट को आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते हो. तो चलिए गाइस, the cost of item of property plants and equipment should be recorded at its cash down price on the recognition day. तो आपको असेट किस पे रिकॉर्ड करना है, 10 या 12? गाइस कैश डाउन प्राइस का मतलब है अगर आज असेट खरीद के मैंने पूरे का पूरा पेमेंट आज ही किया होता तो ये किस पे किया होता, कैश डाउन प्राइस पे किया होता. एंड कैश डाउन प्राइस इज 10,000. मतलब आज कैश दे के आप वो असेट खरीद लो. कौन सा अमाउंट ऐसा होगा जो आज कैश देके हम पूरा असेट खरीद ले? इट्स नोन एज कैश डाउन प्राइस. सो कैश डाउन प्राइस होना चाहिए 10,000. आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग दिस अ लॉट. टू गुड. चलिए क्वेश्चन होगा हमारे पास. मैं बोलता हूँ ना भर भर के क्वेश्चन भरे, मैंने क्वेश्चन नंबर्स ही नहीं लिखे बाद में क्योंकि बहुत क्वेश्चन हो गए थे. 7.
The purchase price of the machinery is 40,000. The company did not have enough cash and therefore agreed to pay an asset to pay a year later. However, they will have to pay 45,000. What shall be the treatment with reference to the above arrangement? भाई asset आज खरीदा होता तो 40 पे मिल रहा होता, बट आज हमारे पास पैसा नहीं था. एक साल के बाद आफ्टर 1 ईयर हम पेमेंट करेंगे तो 45,000 की पेमेंट करेंगे. आप मुझे बताइए कि asset को कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करें. As per AS10, if an asset is purchased on deferred credit, asset should be recorded at cash down price today. Asset should be recorded at cash down price today. So 40 पे रिकॉर्ड होना चाहिए. आपका जर्नल एंट्री आना चाहिए. असेट अकाउंट डेबिट आज पेमेंट नहीं कर रहे हो तो आप लिख दो वेंडर 40. क्रेडिटर भी मत लिखो, बिकॉज क्रेडिटर इज अ वर्ड विच इज यूज फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड यू आर नॉट बाइंग गुड्स, यू आर बाइंग असेट. गाइस पेमेंट तो 45 करनी थी सर. हाँ तो इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट टू वेंडर 5, और ये इंटरेस्ट हम कहाँ डाल देंगे, पीएनएल. असेट 45 का नहीं है, असेट 40 का है, इंटरेस्ट 5 का है. और फिर आप जब पेमेंट करोगे तो एंट्री पास कीजिए वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड द अमाउंट इज गोइंग टू बी 45. आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस बेटर. सो ये डिफर्ड क्रेडिट का प्रोविजन आ गया. नेक्स्ट वन, ये प्रोविजन तो भाई मेरा पर्सनल फेवरेट है, एक्सचेंज ऑफ एसेट. और मुझे एआई से भी थोड़ा प्यार हो रहा है. इफ यू लुक एट द काइंड ऑफ डायग्राम्स दैट हैव कम आउट विद हेल्प ऑफ एआई इज सो गुड. अब मैंने उसे खाली कहा कि भाई एक्सचेंज ऑफ एसेट का प्रोविजन बना रहा हूँ, आप मुझे सब बाजू में डायग्राम बना के दो. उसने क्या ही लवली डायग्राम बना के दिया. सो गाइज व्हाट इज एक्सचेंज ऑफ एसेट. एक्सचेंज ऑफ एसेट का प्रोविजन कहता है कि सर अगर हम दूसरे बंदे से एक असेट ले रहे हैं और हम उस बंदे को एक्सचेंज में पेमेंट नहीं देके एक असेट दे रहे हैं, तो ये जो असेट आ रहा है ये कौन से प्राइस पे आना चाहिए. और हम यहाँ पे कौन से असेट की बात कर रहे हैं, जो असेट आ रहा है. एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू. सो फॉर एग्जांपल दिस इज मी एल राहुल एंड दिस इज शी एज नीशा. तो गाइस राहुल ने नीशा से एक असेट खरीदा और राहुल ने नीशा को एक असेट दिया. तो हम कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे. और हम क्या बात करेंगे कि जो असेट आ रहा है वो कौन से प्राइस पे आएगा. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द असेट विच इज गोइंग टू बी डी रिकॉग्नाइज्ड, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द असेट विच इज गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड. अब एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन. सो असेट रिकॉग्निशन की बात हो रही है. कैन आई When an asset is acquired in exchange of another asset, the cost of asset acquired is measured at the fair value of asset acquired or asset given up, whichever is more reliable. तो guys ये asset कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड होना चाहिए. ये asset जो asset आ रहा है उसके फेयर वैल्यू पे, या जो asset जा रहा है उसके फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होना चाहिए. This value should be the fair value of asset coming in or fair value of asset going out. And sir, what if both the fair values are not available? Then it should be at the carrying amount of an asset going out. और प्लीज माइंड क्लियर करो, मेरी बात एक बार वापस सुन लो. किसकी बात कर रहा हूं मैं, जो असेट आ रहा है उसकी बात कर रहा हूं या जो असेट जा रहा है उसकी बात कर रहा हूं. मैं बात कर रहा हूं जो असेट आ रहा है. जो असेट आ रहा है उसकी बातें चल रही है. तो जो असेट आ रहा है उसको कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करें. गाइस जो असेट आ रहा है आई शुड रिकॉर्ड इट एट फेयर वैल्यू ऑफ असेट कमिंग इन. जो असेट आ रहा है उसकी फेयर वैल्यू पे, या तो जो असेट जा रहा है उसकी फेयर वैल्यू पे. और अगर दोनों ही फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं हो तो जो असेट जा रहा है उसके कैरिंग अमाउंट पे जो असेट आ रहा है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे. झकास है, एकदम क्लियर, टू गुड, फैंटास्टिक. सर जो असेट जा रहा है उसका क्या करेंगे. जो असेट जा रहा है उसे क्रेडिट करेंगे, डी रिकॉग्नाइज करेंगे. एंड डी रिकॉग्निशन प्रिंसिपल टेल्स मी कि कोई भी असेट अगर डी रिकॉग्नाइज हो रहा है तो वो कैरिंग अमाउंट पे ही हो सकता है. तो प्रोविजन जो असेट जा रहा है उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है, बिकॉज जो जा रहा है जाने वाले को कौन रोक सकता है. उसको जाने दो, कौन से अमाउंट पे जाने दो, कैरिंग अमाउंट पे जाने दो. क्या ही लेके जाएगा वो इस दुनिया से. परफेक्ट है. मजा है जो दुनिया में आ रहा है वो कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा. फेयर वैल्यू ऑफ असेट कमिंग इन और फेयर वैल्यू ऑफ असेट गोइंग आउट, व्हिचएवर इज मोर रिलायबल. इसमें भी अगर आपको ना दिया गया हो क्वेश्चन में कि दोनों फेयर वैल्यू दे दो और ये नहीं बताया कि कौन सा फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबल है, तो जो असेट जा रहा है उसके फेयर वैल्यू को हम ज्यादा रिलायबल मानेंगे, है ना. एंड अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं हो तो कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट गोइंग आउट. क्लियर, टू गुड. सर क्वेश्चन होगा, ऑफ कोर्स होगा. क्वेश्चन तो भर भर के है भाई. क्वेश्चन नंबर 8. कैन आई, चलिए शाइशा, माय फेवरेट है.
साइशा परचेजेस मशीनरी इन एक्सचेंज ऑफ मोटर कार बी। साइशा क्या खरीद रही है? दिस इज माय डार्लिंग डॉटर शाइशु। शाइशु खरीद रही है एक मशीनरी और दे क्या रही है? मोटर कार। सो साइशु इज बाइंग अ मशीनरी in exchange of motor car B. Motor car B has a book value of 1,50,000. Motor car B का carrying amount 1,50,000 था. Okay. Fair value of car given up is 1,70,000. Guys, fair value था 1,70,000. And guys, fair value of machine was 1,80,000. Machine का fair value था 1,80,000. गाइस अब पहले तो एक एंट्री पास कर लेगी शाइशु। मशीनरी आ रहा है, मोटर कार जा रहा है। मोटर कार जाएगा कितने में? 150। जाने वाले के लिए प्रोविजन नहीं बनाया गया है। अब प्रोविजन है कि मशीनरी कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे? मशीनरी आप रिकॉर्ड करोगे फेयर वैल्यू ऑफ असेट कमिंग इन या तो 180 पे, या तो फेयर वैल्यू ऑफ मशीन असेट गोइंग आउट, नॉट मशीन असेट गोइंग आउट, या तो 180 पे रिकॉर्ड करेंगे या तो 170 पे रिकॉर्ड करेंगे, whichever is more reliable and the question tells me the fair value of the machinery is more evidently known, तो भाई हम इसे रिकॉर्ड करेंगे 1,80,000 पे because it is more reliable. So this is 180, this is 150, so we have a gain and this gain should be transferred to P&L. Amount is 30,000. Sir, what if this was not reliable, this was reliable? तो फिर मैं मशीन को रिकॉर्ड करता 170 पे और मोटर कार तो 150 पे ही जाता और 20,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड होता। सर व्हाट इफ अगर ये दोनों ही नहीं दिए होते, अगर ये दोनों ही नहीं दिए होते तो मशीन को मैं रिकॉर्ड करता, मोटर कार जो कैरिंग अमाउंट है, जो अमाउंट पे जा रहा है उस अमाउंट पे हम मशीनरी को रिकॉर्ड कर लेते एंड दैट मींस हम इसे रिकॉर्ड करते 150 पे विद नो प्रॉफिट नो लॉस। टेल मी चकास। गुड, चलिए गाइस नेक्स्ट subsequent measurement. Oh wow, you know, I'm at 47 minutes of this lecture right now, and the best part about this lecture, if you guys are understanding it, we are done with 8 questions in 47 minutes and I'm looking at the next provision. Initial measurement किस पे करना है? Cost. डिफर्ड क्रेडिट होगा तो कैश डाउन प्राइस और एक्सचेंज ऑफ असेट का प्रोविजन अभी हमने पढ़ा। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस पे कर सकते हो गाइस? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आई कैन फॉलो द कॉस्ट मॉडल और आई कैन फॉलो द रिवाइज्ड वैल्यू मॉडल, दोनों ही अलाउड है। आप कॉस्ट मॉडल भी फॉलो कर सकते हो, मतलब सब्सिक्वेंटली आप कॉस्ट पे रख सकते हो या सब्सिक्वेंटली आप रिवाइज वैल्यू पे भी रख सकते हो। सर कॉस्ट पे रखने का मतलब क्या है? एक असेट 1 लाख पे खरीदा, 10,000 का डेप्री चार्ज किया तो अमाउंट 90 आया। तो अगर नेक्स्ट ईयर मैं इसे 90 पे ओपन करूं तो आई से कि मैंने इस असेट को एट कॉस्ट रखा है। एट कॉस्ट रखने का मतलब ये नहीं कि आप डेप्री चार्ज नहीं करो, चार्जिंग डेप्रीशिएशन इज एब्सोल्युटली अलाउड, बट व्हाट इज नॉट अलाउड इज रीवैल्यूएशन ऑफ असेट। सर अगर मैं रीवैल्यूड मॉडल फॉलो करूं तो भाई देखो 1 लाख का असेट है, 10,000 रुपए का आपने डेप्री चार्ज किया है, सो यू हैव 90 और आप इसे नेक्स्ट ईयर ओपन करो या तो 1 लाख पे या तो इंक्रीज इन वैल्यू या तो 80,000 पे विच इज डिक्रीज इन वैल्यू, तो हम इसे बोलते हैं कि हम रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं। क्या रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करना अलाउड है? हाँ। So you can either follow the cost model or you can follow the revaluation model. Are we exactly clear with this one? Then students ask me a very funny question, sir हमें क्या follow करना चाहिए? भाई आपको practically देखना होगा वर्ल्ड में जाके कि आपको कौन सा मॉडल फॉलो करना है, बिकॉज ये डिसीजन हमने आप पे छोड़ा है। सो या तो आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कीजिए या तो आप रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कीजिए, दोनों ही अलाउड है। गॉट दिस? सर कौन से चीज़ पे कॉस्ट मॉडल फॉलो करना चाहिए आप हमें बताइए। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहता है अगर कोई असेट है हमारे पास जिसकी मार्केट वैल्यू चेंज नहीं होती है तो हमें इसे कॉस्ट मॉडल फॉलो करना चाहिए। समथिंग लाइक एन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग। सो हमने एक गांव छेड़े में इंडस्ट्री फैक्ट्री ओपन की है और वो फैक्ट्री का बिल्डिंग है, क्या ही वैल्यू चेंज होगा। सो फैक्ट्री बिल्डिंग पे हमें कौन सा मॉडल फॉलो करना चाहिए? कॉस्ट, ठीक है। बट अगर ऑफिस बिल्डिंग है, ऑफिस प्रीमाइसेस है, मेजर टाउन मेजर सिटी में है लाइक मुंबई, तो हमें क्या फॉलो करना चाहिए? तो फिर आपको फॉलो करना चाहिए रिवैल्यूएशन मॉडल। परफेक्ट है। सो दोनों ही अलाउड है, कॉस्ट मॉडल भी अलाउड है और रिवैल्यूएशन मॉडल भी अलाउड है। पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, क्या एक ही कंपनी दोनों मॉडल फॉलो कर सकती है, कॉस्ट एंड रिवैल्यूएशन? यस, एक ही कंपनी दोनों मॉडल फॉलो कर सकती है, कॉस्ट मॉडल भी और रिवैल्यूएशन मॉडल भी। बट
they cannot follow this two different model on same class of asset. तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे क्लास में बैठा हूं, अब मुझे यहाँ पे बेंचेस दिखाई दे रही है, अब ये बेंचेस पे, यही बेंचेस पे वन साइड ऑफ रो पे मुझे कॉस्ट मॉडल फॉलो करना है और दूसरे साइड ऑफ पे मुझे रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करना है, तो ये मैं नहीं कर सकता हूं. आई कैन नॉट डू दिस. One class of asset, one model. Two different class of assets, two different models I can follow. One company can follow two different models, but has to be on two different class of assets. सर अगर हम रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करें तो रिवैल्यूएशन कब करना है भाई? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ये थोड़ी छोटी चीजें हैं ना, ये आप मुझसे सीखो. अगर हम रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड कहता है कि यू शुड रीवैल्यू द असेट विथ सफिशिएंट रेगुलरिटी. स्टैंडर्ड ने ये डिफाइन नहीं किया है कि कब करना है और सफिशिएंट रेगुलरिटी क्या होता है. स्टैंडर्ड कहता है आप डिसाइड करो कि सफिशिएंट रेगुलरिटी क्या है. 1 साल भी सफिशिएंट रेगुलरिटी माना जाएगा, 10 साल भी सफिशिएंट रेगुलरिटी माना जाएगा. परफेक्ट है, टू गुड. सो दिस इज बेसिकली रेफर्ड टू एज सफिशिएंट रेगुलरिटी. इट्स लाइक अभी आगे एक प्रोविजन आएगा डेप्री का. इजी है. डेप्री कब चार्ज करना है? हर साल के एंड में. क्या हर साल के एंड पे रिवैल्यूएशन करना है? नहीं सर, हर साल के एंड पे रिवैल्यूएशन नहीं करना है, सफिशिएंट रेगुलरिटी के साथ करना है. अगर हमें लगे कि हमारा असेट का वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट में बहुत चेंज आ गया तो फिर हम इसे रिवैल्यू कर देंगे. कॉन्सेप्ट समझा? टू गुड. चलिए कंटिन्यूएशन. कॉस्ट मॉडल. Carry at cost less accumulated depreciation and impairment loss. Revaluation model, carry at revalued amount, fair value less subsequent depreciation and impairment. Important points to remember: fair value must be reliably measurable. Revaluations must be made with sufficient regularity and all assets in the same class must be revalued. Tell me, you guys are understanding this better? चकास है. चलो और एक क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 9. चलिए क्वेश्चन 9. Entity Ranish is a large manufacturing group. It owns number of industrial buildings such as factory and warehouses and office buildings in several capital cities. The industrial buildings are located in industrial zone whereas office buildings are in central business districts of the city. Entity A's management wants to apply the revaluation model as per AS10 to the subsequent measurement of office building but continue to apply historical cost model to the industrial building. State whether this is acceptable as per AS10 or not with the reason. हाँ भाई, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप है. रानीश भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप है, इनके पास ऑफिस बिल्डिंग्स है, इनके पास फैक्ट्री बिल्डिंग्स हैं. ये ऑफिस बिल्डिंग पे रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करना चाहते हैं, ऑफिस बिल्डिंग पे कॉस्ट मॉडल फॉलो करना चाहते हैं. क्या ये कर सकते हैं? आंसर इज बिग यस, ये कर सकते हैं बिकॉज AS10 ये अलाउ करता है. जकास है. एनी डाउट्स ऑन दैट? टू गुड. चलिए दिस इज क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 9. मेथड्स ऑफ रिवैल्यूएशन. सर आपने कहा हम रिवैल्यूएशन कर सकते हैं. यस. तो हम रीवैल्यूएशन अगर करते हैं तो कौन से मेथड्स फॉलो करने चाहिए हमें रीवैल्यूएशन के? गाइस हमें फॉलो करने चाहिए कौन से मेथड? फर्स्ट, वी कैन एडजस्ट द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द असेट और वी कैन एडजस्ट द नेट वैल्यू ऑफ द असेट. ग्रॉस वैल्यू में आप ग्रॉस वैल्यू ऑफ द असेट चेंज कर देंगे, अलॉन्ग विद दैट आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी चेंज कर देंगे. नेट वैल्यू में आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हाथ ही नहीं लगाएंगे, सीधा नेट वैल्यू को बदलेंगे आप, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आपको हटा देना पड़ेगा. सो बुक में ये दो मेथड के नाम नहीं दिए गए, ये मेरे इन्वेंटेड नाम है. सो आई हैव गॉट 2 नेम्स. फर्स्ट वन यू एडजस्ट द ग्रॉस और सेकंड वन यू एडजस्ट द नेट. इसका एक क्वेश्चन करा के मैं दिखाता हूं ना आपको. क्वेश्चन इज RM. सर फैमिली यूज कर रहे हो आप तो? हाँ भाई क्या करें. और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10. डबल डिजिट नंबर्स. वो फर्स्ट, RM Limited has an item of plant with an initial cost of 1 lakh. At the date of revaluation, accumulated depreciation is 55,000. Guys, एक प्लांट था मेरे पास, 1 लाख का प्लांट था और accumulated depreciation 55,000 का था. तो आज उसका नेट वैल्यू 45,000 का हुआ. दिस इज ग्रॉस ब्लॉक, दिस इज accumulated depreciation, दिस इज नेट ब्लॉक. Do you understand that? Next one. The fair value of the plant by the reference to the transaction in the similar asset is assessed to be 65,000. Guys, उस दिन का fair value 65,000 था.
आपको इसे रीवैल्यू करना है, एंट्रीज पास करनी है। अल्टरनेटिव नंबर 1 क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव नंबर 1, एडजस्ट द ग्रॉस वैल्यू को हम एडजस्ट कर देता है। तो हम क्या करेंगे पता है सर? देखो ये 1 लाख था, ये 55 था, ये 45 था। आपको 45 को उठा के 65 करना है ना। तो अगर 45 60 है तो 1 लाख कितना होगा? अगर 45 65 है तो accumulated डेप्री कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 1 लाख इंटू 65,000 डिवाइड बाई 45,000। ओ वाओ, क्लियर। 1 लाख 1 लाख इंटू 65,000 डिवाइडेड बाई 45,000। एरर आ गया। 1 लाख इंटू 65,000 equal to divide by 45,000 equal to 1,44,444। My value is asset का वैल्यू 144,444 होना चाहिए। इसमें से मैं अगर 65,000 को माइनस कर दूं तो आंसर आना चाहिए 79,444। तो मुझे पीएफडी भी 79,444 करना पड़ेगा। इन शॉर्ट मुझे असेट की वैल्यू बढ़ानी है 44,444 से, और अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन भी बढ़ाना है 24,444 से। तो अगर मैं असेट को 44,444 से बढ़ा दूं और एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन को 24,444 से बढ़ा दूं तो असेट का नेट वैल्यू 20,000 से बढ़ जाएगा। मेरा जर्नल एंट्री आना चाहिए असेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन टू द गेन। ये बढ़ाओ 44,444 से, ये बढ़ाओ 24,444 से, तो ये ऑटोमेटिकली 20,000 से बढ़ जाएगा। टेल मी गाइस, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस और नो? अमेजिंग, ऑसम। नेक्स्ट वन गाइस, अल्टरनेटिव 2। सर एक और भी इसे कर सकते हैं? हाँ भाई, इसे अल्टरनेटिव नंबर 2 से भी कर सकते हैं। एडजस्ट द नेट, इसकी सिर्फ नेट वैल्यू को चेंज करो। तो 1 लाख है, 55 है, 45 है, मुझे इस 45 को 65 पे लेके जाना है। तो क्या करूँ? तो गाइस आप सबसे पहले तो ये 55 उड़ा दो। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन उड़ाने के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्री को डेबिट करना पड़ेगा। कहाँ से उड़ाओ? असेट से उड़ाओ। टू असेट 55 55। सो गाइस ये 55 हो गया तो असेट ऑटोमेटिकली 45 पे हो गया और पीएफडी गायब हो गया। अब ये असेट 45 का है, उसे आप 20,000 से बढ़ा दो तो एंट्री आ जाएगी हमारी असेट अकाउंट डेबिट टू गेन, और इसे हम बढ़ाएंगे 20,000 से। टेल मी गाइस, आर यू कैचिंग दिस अप वेरी वेल? टू गुड, लव यू, टेक केयर। चलिए गाइस, ये हो गई हमारी रिवैल्यूएशन की मेथड। सो हाउ मेनी मेथड्स ऑफ रिवैल्यूएशन? 2। एडजस्ट द ग्रॉस, एडजस्ट द नेट। सर रिवैल्यूएशन गेन या लॉस का क्या करोगे? भाई बहुत मजेदार कहानी है। रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन अगर हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और अगर हमारा गेन आ रहा है और अगर हमारा लॉस आ रहा है तो लॉस को रो के पीएनएल में डाल दीजिए, बट गेन को पीएनएल में मत डालिए। गेन को आप डालिए रिवैल्यूएशन रिजर्व पे। Concept of conservatism: you cannot recognize the gain unless and until it takes place. So if you're recording a gain which is by number gain is not realized, तो फिर हम क्या करें? तो फिर हम इस गेन को रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अब एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन। पर अगर लॉस होगा तो इस लॉस को हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे? पीएनएल में। चकास है? टू गुड। नेक्स्ट वन गाइस, अगर हम इसे सब्सीक्वेंट रिकग्निशन पे लेके जाते हैं, सब्सीक्वेंट मेजरमेंट, सब सीक्वेंट, स्पेलिंग पे मत जाना, मेरा इंग्लिश वैसे बहुत ही मस्त है, यू नो। तो गाइस अगर सब्सीक्वेंट रीमेजरमेंट है तो क्या करें? गाइस सब्सीक्वेंट रीमेजरमेंट है तो आप पूछिए कि आपको गेन आ रहा है पहले या पहले आपको लॉस आया था। पहले गेन है और अभी भी गेन आ रहा है तो इससे आप रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालते जाएंगे। गाइस पहले गेन आया था और अब भी लॉस आ रहा है तो आप उसे पीएनएल में डालेंगे। नहीं, अगर पहले गेन आया था और अब भी गेन तो रिवैल्यूएशन रिजर्व। पहले गेन था और अब लॉस है तो गाइस पहले गेन था कि नहीं था? तो पहले गेन था तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस बचा होगा। तो आप क्या करना पता है? रिवर्स रिवैल्यूएशन रिजर्व। पर सर अगर लॉस एक्सीड कर जाए, सब फॉर एग्जांपल ऊपर का गेन 10 था और लॉस 12 है, तो 10 रिवर्स कीजिए और बाकी के 2 को आप पीएनएल में डालिए। समझ गए आप ये बरोबर से? पक्का? टू गुड।
ऑसम गाइज, अगर लॉस आ रहा है तो हम क्या करेंगे? सर पहले लॉस आया था और आज भी लॉस आया है, तो पीएनएल में डालो। पहले भी लॉस आज भी लॉस, तो 101% ये कहां पे जाने वाला है? पीएनएल में जाने वाला है। कॉन्सेप्ट समझा? टू गुड। सर अगर पहले लॉस आया था और आज गेन आ रहा है, तो पहले लॉस आया था तो पीएनएल में था, तो आप पीएनएल में से रिवर्स कीजिए। पर अगर लॉस 10 का था और गेन 12 का है, तो भाई सेम कहानी ना। 10 का लॉस आप पीएनएल से रिवर्स कीजिए और फिर आप रिवैल्यूएशन रिजर्व में 2 ट्रांसफर कर दीजिए। टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस और नो? पक्का? कोई डाउट? टू गुड, अमेजिंग। चलिए, टेक द नेक्स्ट वन गाइस। Revaluation gain. If as a result of revaluation, the carrying amount of asset increases the first time, the increase should be credited to revaluation reserve. Revaluation loss. Conversely, if the revaluation loss in decrease in the carrying amount of an asset for the first time, the decrease should be recognized as an expense to profit and loss account. So first time revaluation gain, revaluation reserve, loss P&L, subsequent gain, revaluation gain. Initial gain था और आज भी gain है तो revaluation reserve. बट इनिशियल लॉस था और आज गेन है। सर इनिशियल लॉस था और आज गेन है, तो पीएनएल को रिवर्स कीजिए और बाकी का अमाउंट रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालिए। सर पहले रिवैल्यूएशन लॉस था और आज भी लॉस है, तो पीएनएल में डाल दीजिए। पर पहले अगर गेन था तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल के फिर पीएनएल में डालना। टेल मी, यू गाइस आर कैचिंग दिस अप वेरी वेल। अमेजिंग अमेजिंग। एक और क्वेश्चन। वाओ। सो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, question number 11. 1. An item of PP was purchased for 9 lakh on 1st of April 2011. It is estimated to have a useful life of 10 years and is depreciated using straight line method. Guys, 9 लाख रुपए का असेट खरीदा था और हमने डिसाइड किया था कि इसकी लाइफ 10 years थी, इसकी लाइफ 10 years थी, and depreciated using straight line method on 1st April 2013. Guys, 1st April 11 से 1st April 2013 2 साल हो गए, तो आप यहाँ पे एक साल का डेप्री 90 आएगा ना, 9 लाख डिवाइड बाई 10 90। एक और साल का डेप्री गाइस 9 लाख माइनस 90 आंसर कम्स टू 7,20,000। अब 7,20,000 के असेट को आप 9,60,000 पे लेके गए। 7,20,000 के असेट को अगर आप 9,60,000 पे लेके गए तो 9,60 माइनस 7,20 इक्वल टू 2,40,000 का गेन आ गया। और ये 2,40,000 का गेन आप कहां लेके जाओगे? 2,40,000 का गेन हम लोग रिवैल्यूएशन रिजर्व में लेके जाएंगे। टेल मी जकास, दिस इज द रिवैल्यूएशन। कर सकते हो? यस कर सकते हो। इग्नोर द इंपैक्ट ऑन डिफर्ड टैक्सेस एंड डन। द नेक्स्ट प्रोविजन इज डेप्रीशिएशन। चलो, ये सेकंड लास्ट प्रोविजन है। सो डेप्री, should the asset be depreciated? Yes, the asset should be depreciated, and it should be depreciated every goddamn year. It should be depreciated every goddamn year. There are 3 methods of depreciation. First method of depreciation is SLM, the second method of depreciation is WDV, and the third method of depreciation is unit of production method. ऑफकोर्स आपने फाउंडेशन में सुना होगा बहुत सारे मेथड्स ऑफ डेप्रीशिएशन है, बट देर आर नॉट बहुत सारे मेथड्स ऑफ डेप्रीशिएशन। देर आर ओनली 3 मेथड्स ऑफ डेप्रीशिएशन। वन इज एसएलएम, सेकंड वन इज डब्ल्यूडीवी एंड थर्ड वन इज यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। एसएलएम असेट, एसएलएम नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से डेप्रीशिएट होगा। डब्ल्यूडीवी इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, हम कैरिंग अमाउंट पे डेप्री चार्ज करते रहेंगे। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड वो असेट्स पे जहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट्स इंपॉर्टेंट हो। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्टर है, सो प्रोजेक्टर में लैम्प का लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लैम्प का लाइफ इज नॉट इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, इट इज इन टर्म्स ऑफ आवर्स दैट वी यूटिलाइज दैट लैम्प। सो अकॉर्डिंगली हम इसे डेप्रीशिएट करेंगे। परफेक्ट है, टू गुड। सो 3 मेथड्स ऑफ डेप्रीशिएशन, एसएलएम, डब्ल्यूडीवी एंड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। सर हमें कौन सा फॉलो करना चाहिए? डिपेंड्स असेट के यूसेज पे। मेरे को यहाँ पे जब मैं फाउंडेशन वाले बच्चों को पहली बार ऐसे इंटर में पढ़ाता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। दे कीप ऑन टेलिंग मी कि यार सर इट शुड बी एसएलएम। क्यों? हमें बताया गया था इट शुड बी डब्ल्यूडीवी। अरे भाई अगर एक ही मेथड फॉलो करना होता तो 3 मेथड ही क्यों होता? तो आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेथड फॉलो करना है, डिपेंड्स अपॉन द यूसेज। अगर हमें लगता है कि असेट हमें इक्वल यूटिलिटी एवरी ईयर देता रहेगा तो एसएलएम। अगर हमें लग रहा है कि असेट इक्वल यूटिलिटी एवरी ईयर नहीं देगा तो रिड्यूसिंग बैलेंस। एंड फाइनली अगर हमें लग रहा है कि लाइफ आवर्स पे है, यूनिट्स पे है, तो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। क्लियर? टू गुड।
One more very important point: change in method of depreciation is not a change in accounting policy, it is a change in accounting estimate. And any change, any impact of the change should be measured retrospectively, or should be impacted retrospectively, nahi, should be impacted prospectively. Clear? अगर आपको मेरा AS1 याद हो, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, वहां पे भी हमने कहा था गाइज, एक होता है पॉलिसी और एक होता है एस्टिमेशन. अगर आप पॉलिसी चेंज करते हो तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, पर अगर आप एस्टिमेशन चेंज करते हो तो प्रोस्पेक्टिव. परफेक्ट है. Change in inventory valuation method is change in policy, yes, and it should be affected retrospectively, yes, but change in method of depreciation is not a change in policy, it is a change in estimation, and impact should be prospective. Tell me that you guys are understanding this. Key depreciation. Depreciation begins when asset is available for use. Land normally has unlimited use and hence it is not depreciated. Each item of PP with significant cost should be depreciated separately. Component approach use कर सकते हैं अगर हर एक component की life हमें अलग पता है. Residual value and useful life should be reviewed annually क्योंकि ये estimations है. Very important point लिखा है मैंने. A change in depre method is treated as change in accounting estimate, not the change in accounting policy. This means it should be affected prospectively. No retrospective adjustment required and no restatement of prior periods are also required. चिकास है. Finally, I guess आगे हम एक लास्ट पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड पे, जिसे हम कहते हैं डी रिकग्निशन. डी रिकग्नाइज कब करना है? डी रिकग्निशन का मतलब है असेट को बुक से निकालना कब है. गाइस, व्हेन वी सेल द असेट, dispose the asset. Dispose can be by literal sale or by giving the asset on the finance lease or by donating the asset also. तो अगर आपने literal sale कर दिया, या तो आपने asset को donation में दे दिया, या तो फिर asset को आपने finance lease पे दे दिया, तो guys ये asset को आप de-recognize कर लेना. ठीक है. Second, गाइज, व्हेन नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड, अगर हमने असेट सेल नहीं किया बट इस असेट से अगर हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी नहीं मिल रहा तो भी इस असेट को हम डी रिकॉग्नाइज कर देंगे. सो गाइज, व्हेन कैन वी डी रिकॉग्नाइज द असेट? वी कैन डी रिकॉग्नाइज द असेट और वी शुड डी रिकॉग्नाइज द असेट ऑन सेल और व्हेन नो फेब इज अवेलेबल. रिकॉग्निशन का प्रिंसिपल था व्हेन फेब इज अवेलेबल. डी रिकॉग्निशन का प्रिंसिपल है व्हेन फेब इज नॉट अवेलेबल. गेन और लॉस ऑन डी रिकॉग्निशन, सर लॉस या गेन हो सकता है, 101% हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज असेट को कौन से अमाउंट पे डी रिकॉग्नाइज करना है? असेट को आप डी रिकॉग्नाइज करेंगे कैरिंग अमाउंट पे. अगर आपने इसे खाली स्क्रैप कर दिया तो लॉस आएगा, पूरे का पूरा लॉस पीएनएल में जाएगा. अगर आप बेच रहे हो, इफ द सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन असेट, वी हैव अ गेन. And if the selling price of an asset is less than the carrying amount of an asset, we have a loss. Guys, gain or loss on the de-recognition should be transferred to P&L. Perfect. Too good. 1. The gain or loss arising from the de-recognition of the PP shall be included in profit and loss account when the amount is de-recognized, not classified as revenue. Gain or loss, net disposal proceeds less the carrying amount. चकास वाला काम हो गया. Too good. I can see I have completed the entire PP in 1 hour and 8 minutes, guys. I hope you are watching this lectures along with me. Please stay with me. Please comment. Please like. Please share. I love you all, guys. Thank you, Chakas. As usual, मैं always कहता हूँ at the end of the chapter, always chapter को बोलो, I love you chapter. Please come in examination. And Chakas to all of you. Love you. Take care. Bye-bye. See you for the next lecture very soon. Take care. Bye.